स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक और वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान में रक्त की संरचना और कार्य। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इससे संबंधित जितने जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो सभी इसमें कवर होने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। जैसे कि बात करने वाले हम लोग रक्त के बारे में, इसकी संरचना मतलब ये कहाँ पे बनता है, कहाँ निर्माण होता है, कैसे परिपक्व होता है और इसके मुख्य कार्य क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग समझने वाले हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कि खून क्या है, मतलब रक्त जो है वो क्या है। तो रक्त एक विशेष शारीरिक तरल पदार्थ है। सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें तो क्या है, रक्त एक विशेष शारीरिक तरल पदार्थ है जो लगातार आपके पूरे शरीर में बहता रहता है, और ये आपके शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए कई तरीके से काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। जैसे हमारे पूरे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वो ऑक्सीजन पे ही चलती हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे शरीर के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना आप 1 मिनट से भी ज़्यादा नहीं जिंदा रह सकते, और ये काम करता है रक्त। देखिए, फेफड़ा तो ले जाता है, फेफड़ा रक्तों में इसको मिला देता है, ठीक है। रक्त में फेफड़ा जो है ऑक्सीजन को मिक्स कर देता है, और मिक्स करने के बाद ये लेके पूरे शरीर में पहुंचाने का काम जो करता है वो करता है कौन, रक्त। रक्त एक आवश्यक जीवन शक्ति है जो लगातार बहता रहता है और आपके शरीर को क्रियाशील रखता है। रक्त अधिकतर तरल होता है, लेकिन इसमें कुछ कोशिकाएं और प्रोटीन भी होते हैं जो इसे पानी से भी ज़्यादा गाढ़ा बनाकर रखते हैं। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे रक्त के भाग की। तो रक्त जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड है, इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं उसको जानते हैं, उनकी हिस्सेदारी कितनी कितनी है उसको समझते हैं, और फिर इन सभी के कार्य क्या हैं उसको विस्तृत रूप से आज समझने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करेंगे तो रक्त जो है 4 भाग में होते हैं, मतलब ये इसके मुख्य भाग कितने होते हैं, 4। पहले नंबर पे लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरे पे श्वेत रक्त कोशिकाएं, तीसरे पे प्लेटलेट और चौथे पे प्लाज्मा। इनकी हिस्सेदारी जो है रक्त के निर्माण में कितना कितना ये भी देख लेते हैं। जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं जिनको आरबीसी बोलते हैं हम, रेड ब्लड सेल्स, ये लगभग 45% होती है। आपके खून के पूरे खून का लगभग 45% हिस्सा जो है वो क्या होता है, आरबीसी होता है। अगले नंबर पे श्वेत रक्त कोशिकाएं जिनको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ये 0.5% अप्रोक्स है, ये मतलब 1% से कम होती हैं। तो ये 0.5 से लेके 1% के बीच में हो सकती हैं। तीसरे नंबर पे प्लेटलेट्स, ये भी लगभग 1% से कम होता है, 0.5 से 1% के बीच में वेरी कर सकता है। तो ये दोनों बहुत कम होते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स जो है लगभग 1% से कम हिस्से में होती हैं, और बाकी ये 45% आरबीसी और बाकी का 55% जो हिस्सा है लगभग में वो होता है प्लाज्मा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बनावट है ये आरबीसी का है, मतलब लाल रक्त कोशिकाओं का है, ये हमारा प्लेटलेट्स है, और ये डब्ल्यूबीसी है। और इसमें आप देख सकते हैं ये जो बीच में आपको गाढ़ा पीला तरल पदार्थ दिख रहा है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, हल्का पीला होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन को ले जाने से लेकर अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने के लिए जो मेन कार्य है वो रक्त ही करता है। हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट होते हैं, मतलब जो कचरा होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में अमोनिया सबसे ज़्यादा बनता है जो यूरिया के रूप में बाहर निकलता है मूत्र के समय में, ये हमारे पूरे शरीर से निकालने का काम जो है वो रक्त का ही है। रक्त ये पूरे शरीर से लेके आता है विक तक, किडनी तक, किडनी उनको फिल्टर करके और फिर जो है बाहर निकाल देता है, जो यूरिया होता है उसको बाहर निकालता है, और फिर से शुद्ध रक्त जो है फिर शरीर में प्रवाहित होने के लिए भेज देता है। तो रक्त का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है हमारे शरीर के लिए। बाकी के हिस्सों को आइए नीचे समझते हैं। आपका खून जो है एक तरह के हेल्थ बैरोमीटर की तरह काम करता है। अब यहाँ पे बैरोमीटर कहने का तात्पर्य ये है कि बैरोमीटर एक दाब मापी यंत्र है। तो खून भी हमारे शरीर में अलग अलग चीज़ों को मापने का एक यंत्र बोल सकते हैं। जैसे आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। मतलब ज़्यादातर चीज़ों में 90% से ज़्यादा आपके शरीर में जो प्रॉब्लम होती है वो ब्लड टेस्ट के जरिए हम पता कर सकते हैं। तो ये एक तरह से आपके शरीर का बैरोमीटर की तरह काम करता है। मतलब आपके शरीर में जो भी विकार या प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रही है वो खून उसको क्या करता है, इंडिकेट कर देता है, मतलब आपको बता देता है कि ये प्रॉब्लम आपको हुई है या हो रही है। असामान्य रक्त परीक्षण परिणाम परिवर्तन का पहला संकेत हो सकता है जो गंभीर बीमारी का संकेत दे सकता है।
ठीक है। मतलब रक्त जो है एक तरह के किसी भी चीज़ का संकेतक का कार्य करता है, या मतलब बैरोमीटर का आप बोल सकते हैं इसको, कि आपके चीज़ का एक मापक यंत्र है। आपके शरीर में जो भी विकार या चीज़ें हैं उसको माप कर आपको आसानी से ये बता देता है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं, रक्त के कार्य क्या क्या है, मतलब मुख्य कार्य क्या क्या है। वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं, थोड़ा बहुत हमने देखा, लेकिन मुख्य रूप से जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो ये आप लिख सकते हैं। पहले नंबर पे ये आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाता है। पहला कार्य ये हो गया, ये ध्यान रखिएगा। पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य और पोषक तत्व पहुंचाने का कार्य, आपके सेल्स जितने भी हैं, कोशिकाएं हैं, उन सभी तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का काम किसका है? वो है ब्लड का। दूसरा है, ये रक्त स्राव को नियंत्रित करने के लिए रक्त के थक्के बनाता है। आपका ब्लड जो है, कहीं पे आपके बॉडी में कट लग गया, ब्लड आपके शरीर से बाहर निकलने लगा, तो आप देखे होंगे, आपने ध्यान दिया होगा कि थोड़ी देर रक्त निकलने के बाद अपने आप वहाँ पे रुक जाता है, या हाथ से आपने थोड़ा सा दबा दिया तो वहाँ पे वो चिपक जाता है अपने आप। तो ये कार्य भी रक्त का ही है। रक्त में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके बारे में भी समझेंगे हम लोग डिटेल में। वो आपके शरीर से ब्लड को बहुत ज़्यादा बाहर निकलने से रोक लेता है, मतलब वहाँ पे थक्का बना देता है। अगला पॉइंट है, ये आपके शरीर को संक्रमणों से बचाता है। आपके शरीर में जितने भी तरह के संक्रमण होते हैं या होने वाले होते हैं, उनसे ये बचाव करता है। अगला पॉइंट है, ये अपशिष्ट उत्पादों को लेकर जाता है। जो भी वेस्ट चीज़ें हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की कि हमारे शरीर में अमोनिया का निर्माण वेस्ट के रूप में सबसे ज़्यादा होता है। तो उस अमोनिया को या यूरिया जिसको बोल सकते हैं, उसको बाहर निकालना, मतलब विक तक ले जाना। विक जो है किडनी होता है, वहाँ तक ले जाना, उसको फिल्टर कराना, ये सारा काम किसका है? रक्त का है। आपके शरीर से एक एक जगह से, एक एक हिस्से से अमोनिया को ले जाके विक तक पहुँचाना, ये कार्य कौन करता है? ये रक्त ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। देखिए, हमारे शरीर में बाहरी मौसम के हिसाब से शरीर का तापमान बढ़ या घट सकता है, बहुत ज़्यादा अंतर हो सकता है, लेकिन रक्त क्या करता है? इसको एक मेंटेन रखता है। आप कभी भी देखेंगे आपके शरीर का तापमान जो है एक निश्चित तापमान रहता है, लगभग बहुत थोड़ा का अंतर रहता है, लेकिन एक निश्चित तापमान मेंटेन रहता है। ये कार्य कौन करता है? रक्त ही करता है। इसके अलग अलग हिस्से करते हैं, उनके बारे में भी देखेंगे कि कौन सा हिस्सा किस कार्य में सबसे ज़्यादा सक्षम होता है। आगे बात करते हैं रक्त के कौन कौन से भाग हैं। तो भाग देखिए, हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले देख लिया था, लेकिन कार्य के हिसाब से ये भाग देखने वाले हैं कि कौन से हिस्से का कार्य क्या है और किस तरीके से वो काम करता है। देखिए, रक्त के 4 भाग होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, उसके बाद होता है प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ठीक है, तो एक एक करके इनको समझते हैं। यहाँ पे भी डायग्राम में आप देख सकते हैं, चारों हिस्से हैं। पहले नंबर पे लाल रक्त कोशिकाएं, जिनको हम आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। तो देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं, जिनको एरिथ्रोसाइट्स के नाम से हम जानते हैं, एग्जाम में देखिए क्वेश्चंस आते हैं, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से किसको जानते हैं? तो आरबीसी को जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स को या लाल रक्त कोशिकाओं को। आपके रक्त का 45% हिस्सा होती है, वे आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और आपके शरीर से अपशिष्ट को साफ करने में भी मदद करते हैं। ये कार्य किसका है? लाल रक्त कोशिकाओं का। इसके अलावा लाल रक्त कोशिकाएं नई कोशिकाओं द्वारा प्रतिस्थापित होने से पहले लगभग 120 दिनों तक जीवित रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जो है वो अधिकतम जो है 120 दिनों तक होता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आए कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो आप आंसर 100 से लेकर 120 तक में जो भी ऑप्शन आपको दिया हो वो आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 100 से लेकर 120 दिन तक हो सकता है। अगला पॉइंट है हमारा श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला जो हिस्सा है रक्त का वो कौन सा है? श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिनको हम श्वेत रुधिराणु भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि WBC। अब इनको समझते हैं ये क्या है और इनका मुख्य कार्य क्या है। आपकी श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, आपके रक्त का 1% से भी कम हिस्सा होती है, जैसा कि शुरू में हमने देखा था, और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है। प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब ये हुआ कि रोग से लड़ने की शक्ति जो है यही देती है। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का जो काम है वो किसका है? श्वेत रक्त कोशिकाओं का है। जब वायरस या कैंसर कोशिकाएं जैसे आक्रमणकारी हमला करते हैं, तो ये श्वेत रक्त कोशिकाएं उन्हें ढूंढ कर नष्ट करने में लग जाती हैं। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं केशिकाओं से अपने उत्तकों में जा सकती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं 5 प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी होती हैं इनको समझ लेते हैं, और इनका अलग अलग कार्य भी है, उनको भी समझते हैं। पहले नंबर पे न्यूट्रोफिल।
न्यूट्रोफिल क्या करता है, बैक्टीरिया और कवक को मारते हैं और विदेशी मलबे को हटाते हैं। यहाँ पर विदेशी मलबा समझिएगा क्या होता है, जैसे बाहर से कोई बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर घुस गया, प्रवेश कर गया। बैक्टीरिया बहुत छोटे छोटे होते हैं, वायरस या बैक्टीरिया जो भी हैं, और वो इनने देख लिया, वाइट ब्लड सेल्स ने देख लिया कि आ गए, तो उनको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ख़त्म करने के बाद उनकी जो लाश बची रहती है, जिसको मलबा बोल सकते हैं, उनको बाहर निकालने का काम, हटाने का काम किसका है, न्यूट्रोफिल का होता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी हिस्सों को भी अभी समझ लेते हैं। दूसरे नंबर पे लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, ये हमारे वायरल संक्रमण से रक्षा करती हैं। जो वायरल संक्रमण हमारे शरीर में आता है उससे रक्षा करती हैं और एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं। मतलब जो भी वायरस हमारे शरीर में घुसता है उससे लड़ने के लिए तुरंत एंटीबॉडी बनाना चालू कर देती हैं, जो संक्रमण से लड़ने में आपकी बहुत सारी मदद करता है। तीसरे नंबर पे है बेसोफिल्स। ये एलर्जी पर काम करते हैं। बेसोफिल्स का काम होता है कि आपके शरीर में किसी भी चीज़ से एलर्जी अगर हो रही है तो उसको रोकने का काम या उस एलर्जी को हटाने का काम कौन करता है, बेसोफिल्स करता है, जो कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स का एक हिस्सा है। इसके 5 हिस्से हैं जिनको हम अलग अलग समझ रहे हैं यहाँ पे। चौथे नंबर पे है इओसिनोफिल्स। ठीक है, इओसिनोफिल्स परजीवियों और कैंसर कोशिकाओं को ढूंढते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। ये है इओसिनोफिल्स। ठीक है, 5वें नंबर पे है मोनोसाइट्स, जो वायरस, बैक्टीरिया, कवक और प्रोटोजोआ को ढूंढते हैं और इन्हें नष्ट कर देते हैं। तो ये थे वाइट ब्लड सेल्स के 5 हिस्से और इनके अलग अलग कार्य। उम्मीद है कि इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी भी तरह का आपके दिमाग में डाउट रहता है, कहीं पे नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको फिर से उसको अलग से मैं एक छोटा सा वीडियो बना के अलग से समझा के मैं डाल दूँगा। हमारे रक्त का अगला हिस्सा है प्लेटलेट्स। अब आइए इसको समझ लेते हैं कि इसका कार्य क्या है और ये कहाँ बनता है, कैसे इसकी उत्पादन होती है, कौन कौन से इसके मुख्य कार्य हैं। जब भी आपकी रक्त वाहिकाएँ क्षतिग्रस्त होती हैं और रक्तस्राव होता है तो सबसे पहले आपके प्लेटलेट्स जो है, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, सामने आ जाते हैं। प्लेटलेट क्षतिग्रस्त रक्त कोशिकाओं को सील करने वाले रक्त के थक्के बनाकर रक्तस्राव को नियंत्रित करते हैं। जैसे आपके बॉडी में जब कट लगता है, शुरू में हमने देखा था कि रक्त का कार्य क्या होता है, बॉडी में कहीं कट लग गया तो उसको रोकने में मदद करता है। मतलब बाकी के जो खून है थोड़ा सा तो निकल जाता है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी खून है उसको रोकने में इसकी मदद करता है। तो ये काम इसी का है। ये जो इसके ब्लड के 4-5 हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं, एक हिस्सा प्लेटलेट्स है। ये जो ब्लड को रोकने का, मतलब थक्का बनाने का काम है, ये इसी का है, प्लेटलेट्स का है, ताकि आप बड़ी मात्रा में रक्त ना खोएं। ठीक है, आपके रक्त का 1% से भी कम हिस्सा इसका होता है। प्लेटलेट्स आपके रक्त का सबसे हल्का हिस्सा है। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं कि हमारे रक्त का सबसे हल्का हिस्सा कौन सा है, तो वो है प्लेटलेट्स। वे प्लेटों के आकार में बनते हैं। प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं को प्रवाहित होने पर रक्त वाहिका की दीवारों पर खुद को चपटा करके रक्त को बाहर निकलने से रोक लेते हैं। ठीक है, ये थे इनके मुख्य कार्य। आगे हम आखिरी इसके हिस्से की बात करें तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा। जैसा कि शुरू में हमने देखा था कि हमारे रक्त का 55% हिस्सा जो है वो होता है प्लाज्मा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं जो इसमें मैंने लिखा नहीं है, वो है हमारे रक्त का जो प्लाज्मा वाला हिस्सा होता है वो लगभग 90 से 95% हिस्सा जो है वो जल होता है। बाकी का जो हिस्सा है प्रोटीन्स और बाकी चीज़ें होती हैं, लेकिन प्लाज्मा का जो 90% हिस्सा होता है वो क्या होता है, पानी होता है। देखिए, आपकी रक्त कोशिकाएँ और प्लेटलेट्स आपके प्लाज्मा में तैरते हैं। प्लाज्मा एक तरह से पानी ही तो है, जैसे इसका 90% हिस्सा क्या है, पानी है, तो प्लाज्मा भी पानी हुआ। प्लाज्मा एक पीले रंग का तरल पदार्थ है जो आपके रक्त का 55% हिस्सा होता है। प्लाज्मा आपके रक्त का उपयोगी खिलाड़ी है जो कई आधारों को कवर करता है, क्योंकि आपके शरीर को कार्यशील बनाए रखने का काम करता है। प्लाज्मा का ये कार्य है। ठीक है, अब देखिए इसके जो कुछ मुख्य कार्य हैं उनको समझ लेते हैं। पहले नंबर पे रक्त का थक्का जमने और आक्रमणकारियों से बचाव करने में मदद करता है। किसके साथ मिलके, WBC के साथ मिलके। अगला है आपके शरीर के कुछ हिस्सों में हार्मोन, पोषक तत्व और प्रोटीन पहुंचाना और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करने में मदद करना भी प्लाज्मा का ही कार्य है। ठीक है, प्लाज्मा का अगला कार्य है कोशिकाओं से अपशिष्ट को निकालना और इससे उत्सर्जन के लिए यकृत, फेफड़ों तक, गुर्दों तक पहुंचाना। जैसे रक्त में जो भी अशुद्धियाँ होती हैं और जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जिनसे जहाँ पे फिल्टर होता है हमारा खून, वहाँ तक ले जाने का काम उस अशुद्धियों को यकृत का ही काम है।
जैसे हमारे ब्लड में यूरिया की जो मात्रा होती है वो हमारा किडनी साफ़ करता है। किडनी तक यूरिया को पहुंचाने का काम किसका है? रक्त का ही है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा हमारे शरीर में होती है वो रक्त में घुल के फेफड़ों तक कौन पहुंचाता है? वो हमारा रक्त ही करता है, जिसको हम प्लाज्मा बोल सकते हैं। अगला पॉइंट है आपके रक्तचाप और परिसंचरण को बनाए रखना। आपका जो ब्लड प्रेशर है और रक्त का संचार है उसको बनाए रखने में प्लाज्मा का एक प्रमुख योगदान होता है। अगला है गर्मी को अवशोषित और मुक्त करके शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। प्लाज्मा का एक मुख्य कार्य ये भी है कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, लगभग 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उसको मेंटेन रखना इसका मुख्य कार्य है। नहीं तो बाहर के तापमान के हिसाब से हमारे शरीर का तापमान भी ऊपर नीचे होने लगेगा और हमारा बॉडी जो है वो सही से काम नहीं कर पाएगा। अब इसमें अगला पॉइंट है रक्त कहाँ स्थित है। रक्त जो है कहाँ रहता है और कहाँ से कैसे कार्य करता है उसको समझते हैं। तो देखिए इसकी शुरुआत पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। रक्त की शुरुआत होती है अस्थि मज्जा से, जो बोन मैरो होता है वहाँ पे शुरुआत होती है, वहाँ से बनना चालू होता है, बन के हमारे लंग्स में आता है, फिर हार्ट में आता है, हार्ट से पूरे शरीर में घूमता है, अपना कार्य करता है। और जितने, जैसे मान लीजिए किसी रक्त का जीवन काल 4-5 दिन होता है, किसी का जैसे वाइट ब्लड सेल्स जो है वो 4 से 5 दिन जिंदा रहता है, मतलब उसका एक सेल, फिर वो मर जाता है, फिर दूसरा नया जनरेट होता है। उसी तरह अगर देखें रेड ब्लड सेल्स तो लगभग 100-120 दिन जिंदा रहता है, फिर वो मर जाता है, फिर दूसरा बनता है। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। इसकी शुरुआत होती है अस्थि मज्जा से, बोन मैरो से, वहाँ से शुरू होकर हमारे हार्ट में, हृदय से पंप होके पूरे शरीर में, और शरीर से काम करने के बाद जब ये ख़त्म हो जाता है, इसका जीवन काल समाप्त हो जाता है, तो ये फिर वेस्ट के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अब देखिए इसमें जो लिखा है उसको भी समझ लेते हैं। आपके पूरे शरीर में रक्त बहता है। इसकी शुरुआत आपके अस्थि मज्जा से होती है, जिसमें स्टेम्स कोशिकाएं होती है। स्टेम्स कोशिकाएं रक्त कोशिकाओं सहित सभी खरबों कोशिकाओं को बनाती है। देखिए स्टेम्स कोशिकाएं आपके अस्थि मज्जा में स्थित एक कोशिकाएं हैं जो कि हमारे रक्त की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि रक्त कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है, तो वो करती हैं स्टेम्स कोशिकाएं। ठीक है, रक्त कोशिकाएं आपकी रक्त वाहिकाओं में प्रवेश करने से पहले आपके अस्थि मज्जा में विकसित और परिपक्व होती हैं। रक्त आपके शरीर के वजन का लगभग 8% प्रतिनिधित्व करता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे बॉडी का जो वजन है उसका लगभग 8% हिस्सा हमारा रक्त होता है। जैसे 100 किलो का शरीर है तो उसमें 8 किलो ब्लड होगा। ठीक है, उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बाकी 60 किलो 50 किलो के व्यक्ति का। आगे हम थोड़ा बात करते हैं स्थितियों में विकार की। जैसे रक्त की क्या क्या स्थितियाँ बन सकती हैं और इसमें क्या क्या विकार हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें, रक्त कैंसर, रक्त विकार और एक सामान्य हृदय रोग रक्त को प्रभावित करते हैं। रक्त कैंसर आपके शरीर में रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के तरीके को प्रभावित करता है। रक्त विकार आपके रक्त को अपना काम करने से रोकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें जो मुख्य विकार है रक्त कैंसर की, तो देखिए रक्त कैंसर तब होता है जब कोई चीज़ आपके शरीर में रक्त कोशिकाओं के निर्माण में बाधा डालती है। यदि आपको रक्त कैंसर है तो असामान्य रक्त कोशिकाएं सामान्य रक्त कोशिकाओं पर हावी हो जाती हैं। और रक्त कैंसर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको भी समझ लेते हैं। पहले नंबर पे ल्यूकेमिया, ये सबसे आम रक्त कैंसर होता है। अच्छा देखिए, इनकी पूरे डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो फिर रक्त से बाहर चले जाएंगे हम लोग। बीमारियों के बारे में एक अलग वीडियो हम लोग देखेंगे, उसमें डिटेल में बात करेंगे हम लोग। तीसरे नंबर पे लिम्फोमा, जो आपको लसिका तंत्र का कैंसर है। ठीक है, आपकी अस्थि मज्जा जो रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है आपके लसिका तंत्र का एक हिस्सा होती है। ठीक है, लिम्फोमा समझ लिए। तीसरे नंबर का जो कैंसर है रक्त कैंसर, उसको बोलते हैं माइलोमा, जो आपके अस्थि मज्जा में शुरू होता है और आपके प्लाज्मा कोशिकाओं को प्रभावित करने लगता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के थे, इनको तीनों को हमने समझ लिया। अब रक्त के विकार को समझ लेते हैं। रक्त विकार गैर कैंसर जन्य स्थितियां हैं जो आपके शरीर के कुछ हिस्सों को अपना काम करने से रोकती हैं। रक्त विकारों में एनीमिया, रक्त के थक्के जमने के विकार, रक्तस्राव संबंधी विकार शामिल हैं। कुछ रक्त विकारों के लक्षण उत्पन्न नहीं हो सकते या उपचार की आवश्यकता नहीं हो सकती। अन्य पुरानी आजीवन बीमारी है जिनके लिए उपचार की आवश्यकता होती है। अब इनके बारे में भी थोड़ा सा अभी डिटेल में देखेंगे। ये रक्त के विकार हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जो ब्लड कैंसर से अलग हैं, हट के हैं। कौन कौन से विकार हो सकते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो खून की कमी, जिसको एनीमिया हम बोलते हैं, और ये भी कई तरीके के होते हैं, उनको भी समझते हैं हम। एनीमिया एक गैर कैंसर युक्त रक्त विकार का सबसे आम प्रकार है। ऐसा तब होता है
जब आपके पास पर्याप्त स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती, मतलब आरबीसी की आपके शरीर में जब कमी हो जाती है तो ये एनीमिया की स्थिति आ जाती है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि किसी किसी को पीलिया बोलते हैं, पीलिया हो गया, तो पीलिया में शरीर थोड़ा सा पीला पीला दिखने लगता है। इसका कारण क्या होता है कि आरबीसी मतलब जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनकी कमी हो जाती है। कभी कभी लोगों को एनीमिया विरासत में मिलता है, लेकिन वे इसे प्राप्त या विकसित भी कर सकते हैं। जैसे ये जो है जेनेटिक भी हो सकता है। विरासत का मतलब हुआ कि जैसे जेनेटिक हो सकता है, जैसे आपके पिता से उनको उनके पिता से ये मिल सकता है, और कभी कभी कुछ कारणों से ये विकसित भी हो सकता है। एनीमिया कई प्रकार का होता है। कुछ सामान्य एनीमिया नीचे दिया गया है, उनको समझ लेते हैं। पहले नंबर पे लोहे की कमी से एनीमिया, मतलब आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, उसको भी एनीमिया बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे हानिकारक रक्तहीनता, ठीक है। तीसरे नंबर पे दरांती कोशिका अरक्तता। चौथे नंबर पे रक्त का थक्का जमने संबंधी विकार। अच्छा देखिए, इनका डिटेल हम लोग नहीं जानेंगे, आप इसको याद कर लीजिएगा आपको लगे तो, क्योंकि एग्जाम्स में एनीमिया के प्रकार या एक दो प्रकार पूछ सकते हैं। अब उनके जो प्रकार हैं उसको डिटेल में समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिसमें हमने जीव विज्ञान में ब्लड के बारे में जाना, रक्त के बारे में जाना कि रक्त होता क्या है, कहाँ बनता है, कैसे कार्य करता है और इसके मुख्य कार्य क्या क्या हैं, इसके मुख्य हिस्से कौन कौन से, इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा। उम्मीद करते हैं कि आपके हर एक एग्ज़ाम में एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाएं उसमें आप क्वेश्चन सही करके आएँ, क्योंकि ये हम लोग बहुत अच्छे से समझे हैं। अगर फिर भी आपको कोई कमी लगती है, कोई सुझाव लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको लगता है कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में बताइए। उस टॉपिक पे आपको 2 से 3 दिन के अंदर एक वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।